अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि ये होता क्या है। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है, ठीक है, कि द आइसोमेरिज्म in which no change in bonding pattern in isomers, ठीक है, but change in 3D means 3 dimensional arrangement of groups or atoms of molecule। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आप देखोगे आइसोमर्स जो बनेंगे उनमें बॉन्डिंग पैटर्न नहीं बदलता। नो चेंज इन बॉन्डिंग पैटर्न मीन्स उनमें जो भी बॉन्ड हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो भी एटम्स हैं, उनकी बॉन्डिंग नहीं बदलेगी। बदलेगा केवल तो उसमें जो एटम्स हैं या ग्रुप हैं वो अपनी 3D पोजीशन चेंज करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ गए। एंड जो आइसोमर्स बनेंगे, एंड आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल से समझा दूं मैं। जैसे ये है H, है ना, ये है Cl और ये है क्या, H। बॉन्डिंग पैटर्न मीन्स इसमें जो भी डबल बॉन्ड जहां है, जहां सिंगल बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से एटम जुड़े हैं, हम वो बॉन्डिंग पैटर्न नहीं बदलेंगे। केवल बदल दें हम इनकी 3 डायमेंशनल पोजीशन जो कि इस बॉन्ड से जुड़े हुए थे। सपोज हमने इसको रोटेट कर दिया और ऐसा कर दिया। समझ गए ना बच्चों। तो इस तरह से यहां पर और यहां पर जो बॉन्डिंग पैटर्न है बच्चों, ठीक है, कि बॉन्डिंग पैटर्न मींस जो बॉन्ड से, जिस एटम से जो बॉन्ड जुड़ा है वो तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, दोनों में सेम है। बट अगर आप अरेंजमेंट देखो, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इन 3D, तो ये क्या हो चुका है, चेंज हो जाता है। तो ये दोनों एक क्या कहलाएंगे बच्चों, ये फर्स्ट सपोज और ये क्या है, सेकंड। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स। समझ गए ना। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म दिखता है। जबकि आपने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसमें बॉन्डिंग पैटर्न बदल जाता है। अब बॉन्डिंग पैटर्न बदलता है तो ध्यान रखें कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर हो जाती है। इसमें आप देखोगे कि जनरली केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत स्मॉल चेंज हो सकता है, हो थोड़ा मोड़ा, लेकिन फिजिकली ये बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी बदल सकते। मतलब इनकी पैटर्न जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। अब आते हैं इसके टाइप्स में, है ना। तो टाइप्स में आप देखते हैं कि 2 टाइप का होता है ये। एक तो होता है कन्फर्मेशनल, समझ गए बच्चों, और दूसरा क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल। जिसमें से कन्फर्मेशनल तो मैं पूरा डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। यहां जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल में आप देखोगे कि इस वाले में आपने देखा था कि जो आइसोमर्स थे, आइसोमर्स आर, ठीक है, चेंज्ड ये जो होते हैं आइसोमर्स आर चेंज्ड बाय, ठीक है, रोटेशन
about C single bond C bond axis in very small energy, समझ गए ना। एंड आप देखते हैं कि नो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग ड्यूरिंग आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मीन्स आइसोमेरिक कन्वर्जन, समझ गए ना। कि आप देखते हैं कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमर्स आर चेंज्ड बाय रोटेशन अबाउट सी बॉन्ड एक्सिस इन वेरी स्मॉल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी में, रूम टेम्परेचर से भी कम एनर्जी में ये क्या होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं। और इसमें जब आइसोमेराइजेशन होता है, मतलब एक आइसोमर जब दूसरे में चेंज होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई बॉन्ड मेकिंग नहीं होती, ना ही बॉन्ड ब्रेकिंग होती। मतलब अगर हम स्टेगर्ड है और उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो ये एक दूसरे में विदाउट किसी एनर्जी चेंज के ही, एक मतलब बिना किसी बॉन्ड ब्रेकिंग के एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं अपने आप, मतलब अपने आप ये रोटेशन चलता रहता है, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं होती। तो वो है कन्फर्मेशनल, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो पार्ट हमें डिस्कस करना है, और ये है हमारा क्या, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों, कौन सा है हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि ये है क्या। तो देखो, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें एक आइसोमर जब दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग होगी, मतलब एक केमिकल प्रोसेस चलेगा, तभी एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे में हम जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, उनको स्पेशल मेथड्स द्वारा, एक सुटेबल मेथड द्वारा एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। बट आपने देखा था कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसी कोई मेथड नहीं है जहां पर इन आइसोमर्स को हम सेपरेट कर सकें, और इनमें इन्फिनिट नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल है। जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म देखोगे तो इसमें एक फिनिट नंबर में, एक लिमिटेड नंबर में आइसोमर्स बनता है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिट हो जाए। ओके, तो देखो पहले हम इसको डिफाइन करें, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द आइसोमेरिज्म, समझ गए बच्चों, कि द आइसोमेरिज्म इन विच isomers are converted to each other by bond breaking and making। ठीक है, मतलब, और ब्रैकेट में हम ये कह सकते हैं कि बाय केमिकल प्रोसेस, किससे, बाय केमिकल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बल्कि हमें ये बाय प्रोसेस, और इसमें आप यहां देखोगे एंड फॉर दिस प्रोसेस लार्ज amount of energy required, therefore isomers are separated, समझ गए बच्चों, वाई किसी सुटेबल मेथड से क्या कर सकते हैं, सुटेबल मेथड। ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है, समझना अच्छे से बच्चों, जिसमें आइसोमर्स जब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ना, तो इसमें एक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है, और एक बॉन्ड मेकिंग होगी। मींस इसमें एक केमिकल प्रोसेस चलेगी, समझ गए बच्चों, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अपने आप इसमें चेंज हो जाए, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्जन होगा। अगर सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है या ट्रांस को सिस में, तो ऐसे नहीं कि बिना किसी एनर्जी के या बहुत ही स्मॉल एनर्जी में हो जाए,
उसमें एक केमिकल प्रोसेस होगी। ऐसे आप देखोगे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, डी है, एल है, इनका कन्वर्जन करना है तो कोई केमिकल प्रोसेस यूज होगी, तब ये चल के एक दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसीलिए ये जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों, इनको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि इनमें लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है और ये फिनिट नंबर में होते हैं। एंड फिनिट नंबर, ठीक है बच्चों, फिनिट नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल। ऐसा नहीं कि इन्फिनिट नंबर में हो, एक फिनिट होगा। सिस्टांस होते हैं या डीएल होते हैं, मीजो होता है, कोई फिक्स नेम होंगे, जबकि कन्फर्मेशन में आपने देखा था इन्फिनिट नंबर में बनते हैं। अब इसके जो टाइप्स हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं ये, समझ गए बच्चों। एक तो होगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये है, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक क्या पढ़नी है हमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट है हमारा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी को हम आज इसको डिटेल में लेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें एक सेंटर होता है RRS, इसे बोला जाता है रोटेशन रिस्ट्रक्टेड सिस्टम। ये C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड N हो सकता है, या एक साइक्लिक जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें हो सकता है। इनमें एक रिस्ट्रक्टेड डबल बॉन्ड होता है जिसमें जो ग्रुप या एटम्स हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं उनका एक रिस्ट्रक्टेड रोटेशन होता है, जिससे ये एक प्लेन के एक तरफ हो जाते हैं या प्लेन के अपोजिट हो जाते हैं। और ऐसे में कंपाउंड के 2 अलग अलग क्या मिलते हैं, एक 3D अरेंजमेंट, और इन्हीं अरेंजमेंट को बोला जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो हम इसको डिफाइन कर लें कि पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ये कहलाता है कि द आइसोमेरिज्म, ओके, द आइसोमेरिज्म इन विच atoms or groups so different 3D orientation around RRS, इसको बोला जाता है बच्चों रोटेशन रिस्ट्रक्टेड सिस्टम। ठीक है, जो हो सकता है C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, या फिर एक रिंग हो सकती है, अब 3 की 4 की इस तरह से साइकिल। ठीक है, अराउंड क्या हो सकता है, द आइसोमेरिज्म इन विच एटम्स और ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, सो डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन अराउंड RRS मीन्स रोटेशन रिस्ट्रक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आर कॉल्ड, ठीक है, इनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों कि इसमें आप देखोगे, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो आइसोमर्स होंगे उनमें जो एटम्स या ग्रुप्स हैं वो अपने एक आरएस सिस्टम जो होता है रोटेशनल रिस्ट्रक्टेड सिस्टम, उसके चारों तरफ अपना 3D कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल सिस्टम, मतलब आइसोमर्स, और इस पूरी फिनोमिना को क्या बोला जाता है बच्चों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आइसोमर्स बनेंगे वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, इसलिए इनको बोला जाएगा डाइस्टीरियोमर्स। एंड जो ये क्या है, आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स आर कॉल्ड
इनको क्या बोला जाता है बच्चों? डायस्टीरियोमर्स। ये होते हैं नॉट मिरर इमेज। समझ गए बच्चों कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। अगर स्टीरियोमर्स मिरर इमेज हैं तो फिर उनको बोला जाता है क्या? डायस्को एनांसियोमर्स। तो नॉट मिरर इमेज मतलब इनको केवल हम डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। ये एक ऐसे आइसोमर है, मतलब स्टीरियोमर्स में 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायस्टीरियोमर्स और एक होते हैं एनांसियोमर। डायस्टीरियोमर्स ऐसे होते हैं जो स्टीरियोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, उनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। और जब स्टीरियोमर्स ऐसे हों जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं तो उनको बोलते हैं एनांसियोमर्स, जो कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, जो कि एक D+ और एक L- के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लें कि देखो CH3 डबल बॉन्ड, ये है क्या बच्चों? CH3 H, ये है H। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? ये है RRS, रोटेशन रिस्ट्रक्टेड सिस्टम। ओके, आप देखते हैं कि इसके चारों तरफ ओरिएंटेशन चेंज कर दें। CH3 यहाँ H, हम इस तरह का ओरिएंटेशन ला दें, समझ गए ना? तो इस तरह के ओरिएंटेशन में ये जो बने ये हमारे क्या हैं? डायस्टीरियोमर्स, या हम इसी को स्टीरियोमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टीरियोमर, जितने भी डायस्टीरियोमर्स हैं वो सब स्टीरियोमर्स होंगे, लेकिन सारे स्टीरियोमर्स डायस्टीरियोमर्स हों ये जरूरी नहीं, क्योंकि स्टीरियोमर्स में 2 आते हैं, एनांसियोमर और डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर ये क्या है? डायस्टीरियोमर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो इस रिस्ट्रक्टेड रोटेशन या जो सेंटर था इसके चारों तरफ आपने देखा कि जो ग्रुप है ना वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट हो गए। तो ये एक क्या बन गए? जियोमेट्रिकल। तो हम इन्हीं को क्या बोल सकते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों? ये क्या है? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें देखना है एल्कीन में, साइक्लोएल्केन में और ऑक्सिम में। तो हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, ठीक है, अल्कीन। किस में देखते हैं बच्चों? हम एल्कीन्स में। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। तो देखो बच्चों, एल्कीन्स का जो RRS सिस्टम है वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि इनमें जो है एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स हैव, ठीक है, C डबल बॉन्ड C इज, ठीक है, ये है RRS। वही है, मैंने एक बार डिफाइन कर दिया है। RR मतलब हो गया रोटेशनल रिस्ट्रक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो एल्कीन्स जो होते हैं उनमें ये होता है। तो ये अगर हम यहाँ डिफाइन करें कि द एल्कीन, ठीक है, एल्कीन्स इन विच 2 डिफरेंट, क्या हो बच्चों? 2 डिफरेंट एल्काइल groups attached with कार्बन या डबली बॉन्डेड कार्बन, इसमें डबली बॉन्डेड मतलब RRS सिस्टम, अटैच्ड विद, ठीक है, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन। यही हमारा यहाँ पर क्या है? ये RRS। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों कि जब डबल बॉन्ड C के जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उसमें 2 अलग अलग क्या जुड़े हों? एल्काइल ग्रुप्स, तब उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। इसमें क्या होगा कि आइसोमर, ठीक है, आइसोमर्स इन विच सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड C आर called
cis form and oriented in opposite direction or planes are called transform। समझ गए बच्चों, इसमें दो प्रकार के आइसोमर्स बनेंगे। जब एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो C डबल बॉन्ड C के एक डायरेक्शन में हो, एक ही प्लेन में हो, ठीक है, और लाई, बल्कि हम इसको लिखें लाई, या ठीक है ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, तो उसे बोला जाएगा सिस फॉर्म। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसे बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म। ओके, देखो एक एग्जांपल है, जैसे ये है हमारे पास ब्यूट 2ईन। ओके, तो ब्यूट 2ईन में आप देखेंगे कि दो आइसोमर पॉसिबल होंगे। कौन कौन से, देखो यहाँ हो जाएगा CH3, ये है H, यहाँ है CH3 और ये क्या है बच्चों, H। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सिस फॉर्म। CH3 ये है H, डबल बॉन्ड ये है H और ये क्या है CH3, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है, एक ही प्लेन में है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, सिस फॉर्म। अपोजिट प्लेन में कर दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांसफॉर्म। तो जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ये हो जाएगा सिस फॉर्म। यहाँ पर ठीक है AB है और आपने यहाँ B और यहाँ A कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। इस तरह से अगर दो ग्रुप सेम हो गए, कि अगर हम ये कहें कि यहाँ A है, यहाँ A है, फिर यहाँ चाहे B हो और A हो, तो ये नॉट सो, समझ गए बच्चों, GI जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें पॉसिबल नहीं है। कि अगर आपने ये चारों ग्रुप क्या कर दिए, दो ग्रुप जो हैं एक कार्बन में सेम कर दिए, तो इनमें इस तरह का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं सिस और ट्रांस, तो मैंने आपको बता ही दिए, इस तरह से कंपाउंड हैं। और भी जो भी है, अगर मान लो लिखा है CH3 और ये है H, ये है C2H5, समझ गए बच्चों, तो ये है, इसी को हम ऐसा लिख दें, ये है H डबल बॉन्ड H और ये है C2H5। जरूरी नहीं कि A और B बिल्कुल सेम हो, मतलब AA, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक क्या है बच्चों, सिस, तो ये सिस फॉर्म है और ये क्या है बच्चों, ट्रांस। तो ये भी एक जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। इसी तरह से अगर हम एल्कीन के कुछ डेरिवेटिव्स देखें जिनमें C डबल बॉन्ड C मिलता है, एल्कीन डेरिवेटिव्स मतलब कंपाउंड कुछ फंक्शनल एल्कीन डेरिवेटिव्स है ना, उनमें भी हम सिस ट्रांस लिख सकते हैं। जैसे ये है CH3, यहाँ पर है सपोज COOH डबल बॉन्ड, ये है CH3 और ये है COOH, तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चों, सिस। इसका ट्रांस लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, COOH और ये क्या लिख दें, CH3, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। इस तरह से तो सिस ट्रांस में इस तरह अच्छी तरह से पहचानना है आपको कि किन मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस होगा, किन में नहीं होगा। अब मैं कहूँ कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिखा है ब्यूट, ठीक है, कि 1ईन लिखा है, तो क्या इसमें आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, ये लिखा है हमारे पास ब्यूट 1ईन और एक लिखा है ब्यूट 2ईन, ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकती, इसमें हो जाएगी। आप बना के देखो स्ट्रक्चर, आप पाएंगे ऐसे लिखा है पेंट, ठीक है, यहाँ है 1ईन और एक लिखा है पेंट 2ईन, तो इसमें पॉसिबल है, नहीं है, इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे तो आप कितने भी चाहें तो आप इस तरह के मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं कि किन में होगी और किन में नहीं होगी। वो स्ट्रक्चर बना बना के देख लें। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, एक ही कार्बन के दो डिफरेंट ग्रुप ऊपर और नीचे, तो समझ जाओ कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड लें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स,
ठीक है, कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिया गया है तो इनमें भी क्या होगा कि आइसोमेरिज्म मतलब जो GI है ये क्या होगा, GI ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अराउंड, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C इन रिंग, कि जो रिंग होती है ना वो एक प्रकार का डबल बॉन्ड की तरह वर्क करती है और इसीलिए इसमें भी एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही पॉसिबल है, कंप्लीट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिस, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम H ले लें और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H ले लें तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांस। तो इस तरह से, ठीक है। आप इसी तरह से अगर मान लो 4 कार्बन वाला ले लें तो यहाँ और यहाँ देखो, H यहाँ है, CH3 यहाँ है, H यहाँ है, CH3 यहाँ है। अगर हम इसका एक आइसोमर और देखें तो एक H यहाँ है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है और H ये है, तो ये है सिस, तो ये क्या है बच्चों, ट्रांस। समझ गए ना, इस तरह से। और देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेन है या बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो इस तरह के एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्या बनता है बच्चों, ठीक इसी तरह से सपोज आपके पास एक इस तरह से एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें रिंग है लेकिन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो आप देखोगे कि इसमें जो है आइसोमेरिज्म कहाँ दिख रही है, कौन सी पोजीशन में। तो अगर आप देखें कि ये A डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये है, अगर मैं इसे A कहूँ, ये है B, ये है C, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोजीशन है ये क्या है, A क्या दिख रही है, सिस, B और C क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रांस। समझ गए ना, इस तरह से सिस ट्रांस हो गई। ठीक इसी तरह से कई बार ऐसे भी बने होते हैं कंपाउंड जिनमें सिस ट्रांस पहचान नहीं होती है, कि ये लिखा है मान लो H, ठीक है, ये लिखा है आपके पास CH3, ऐसे ही मैं यहाँ H लगा दूँ, यहाँ पर क्या लगा दूँ, ये है, और एक आइसोमर ऐसा बना दूँ कि H यहाँ लगा दें, ठीक है, यहाँ है CH3, अब यहाँ पर CH3 रख दें और यहाँ पर क्या लगा दें H, तो ये क्या है, सिस, तो ये क्या है, ट्रांस। समझ गए ना, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रिप्रेजेंटेशन का एक वो है। फिर आता है तीसरा होता है हमारे पास, और वो है आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। किस में देखना है बच्चों, ऑक्सिम में, कि आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। तो ऑक्सिम में जो होता है कि जो GI होता है, GI ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, अबाउट या अराउंड कहें, अबाउट, किस में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N, ठीक है, कि इसमें जो GI पॉसिबल होता है वो C डबल बॉन्ड N के चारों तरफ एक प्रकार का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब इसमें 2 टाइप के हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। पहले होते हैं एल्डोक्सिम, तो एल्डोक्सिम तो ये है कि ऑल एल्डोक्सिम, ये जो होते हैं सो GI केवल फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सिम शो नहीं करेगा, बाकी इसमें मिलेगा। समझ गए बच्चों, कि जितने भी एल्डोक्सिम हैं, ओनली एक्सेप्शन जो है इसका, एक्सेप्ट HHC डबल बॉन्ड NOH, ये नहीं शो करेगा, बाकी जितने भी एल्डोक्सिम हैं उनमें मिलेगा। अब इनमें 2 अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक होता है क्या, एंटी फॉर्म। इसमें क्या होगा बच्चों की R एंड OH, ठीक है, लाई इन अपोजिट प्लेन। समझ गए बच्चों कि इनमें जो R और OH हैं
वो जब अपोजिट प्लेन में दिखेंगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म, और एक होगा इनका सिन फॉर्म। तो सिन फॉर्म जो होगा तो इसमें जो R है एंड OH lie in सेम साइड या सेम प्लेन, कि एक ही साइड में दिखेगा, या हम इसको साइड बल्कि बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से। तो देखो बच्चों कि इसमें R और OH, जैसे ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड N, और ये क्या है OH, और यहाँ क्या लिखा है बच्चों, लोन पेयर। ठीक है, CH3H डबल बॉन्ड N, और यहाँ लोन पेयर कर दूं और यहाँ पे OH, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सिन फॉर्म, सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो गया, सिन। और इसमें ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी फॉर्म। आप देख रहे हैं कि H एंड या R एंड OH आर लाई इन सेम साइड, तो ये क्या हो गया, सिन फॉर्म। अपोजिट साइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म। समझ गए यहां तक। तो इस तरह से सिन और एंटी लेना है। अब आता है कि अगर मान लो आपके पास कीटोक्सिम हो, ठीक है, तो कीटोक्सिम में जो होगा आप देखेंगे कि कीटोक्सिम जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है R, मैं इसको डैश लगा दूं, डबल बॉन्ड N, और ये OH है, तो R डैश और डबल डैश। तो ध्यान रखें कि R डैश नॉट इक्वल टू ये R डबल डैश, तब इनमें क्या होगा, GI पॉसिबल होगा। अगर यहां पर R डैश और R डबल डैश सेम हो गए, समझ गए बच्चों, तो नो GI पॉसिबल। ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों R सेम हैं तो हम उसे GI नहीं लेंगे। कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि अभी एक रूल बताऊंगा मैं कि आप किसी में भी GI की कंडीशन पहचानने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, कि यहाँ क्यों नहीं है ऐसा GI में। तो यहाँ पर कीटोक्सिम और ये है, तो इस तरह से। अब आता है कि इसमें सिन क्या कहलाएगा, सिन फॉर्म कैसे डिसाइड करो, उसमें तो R और OH देख के पहचान रहे थे। तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों कि जो R, ठीक है, ये है अल्फाबेटिकली फर्स्ट, ठीक है, एंड OH आर लाई इन सेम साइड। समझ गए बच्चों कि ऐसा एल्काइल ग्रुप जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, अगर वो सेम साइड में है तो हम इसे बोलेंगे कौन सा फॉर्म, सिन फॉर्म। और एंटी जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब R जो कि अल्फाबेटिकली क्या है बच्चों, अल्फाबेटिकल फर्स्ट आता है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट ये है, एंड OH ये जो होंगे ये क्या होंगे, अपोजिट या डिफरेंट फेस या डिफरेंट लाई इन अपोजिट साइड। समझ गए ना कि जो R अल्फाबेटिकली है वो और OH अगर एक दूसरे के अपोजिट में आ गए तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी फॉर्म। ओके, तो देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। लिखा है CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ठीक है OH लगा देता हूँ। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, OH ऐसे। और एक लिखा है CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या OH, और ये हो गया लोन पेयर। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखो आप, ये है इथाइल ग्रुप और ये है मिथाइल। तो जब आप देख रहे हैं कि इथाइल और OH अपोजिट दिख रहे हैं, देखो अल्फाबेटिकल E और मिथाइल ये है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। और इसमें देख रहे हैं कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट और OH है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सिन फॉर्म। इस तरह से, ठीक है। फिनाइल और मिथाइल में देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एक लिखा है C6H5 और यहाँ लिखा है CH3 डबल बॉन्ड N, और ये लगा दूं मैं OH, और यहाँ पर लोन पेयर C6H5 CH3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैं OH ले लूँ और यहाँ पे। तो अब आपसे कहा जाए कि इसमें सिन कौन है और एंटी कौन है, तो बताओ। तो देखो ये है फिनाइल और ये है मिथाइल, तो M पहले आता है P से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिन, और ये क्या हो जाएगा,
एंटी। तो इस तरह से ये कीटोक्सिम है, कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन से बने हैं। तो ये तभी जीआई पॉसिबल होगा कीटोक्सिम में जब दो आर अलग अलग होनी चाहिए, जब फिनाइल में हो, किसी भी ग्रुप में हो। अगर सेम आ गए तो हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते, ये है। तो ये इस तरह से आपको ऑक्सिम में देखना है। देखो एक कंडीशन बता दूं मैं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है, कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीआई इन, ठीक है, कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको जीआई डिसाइड करना है तो क्या कंडीशन जरूरी है। तो देखो पहले इसमें क्या करोगे आप कि फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट, ठीक है, चेक RRS सिस्टम। सबसे पहले आप RR सिस्टम देखोगे, मतलब C डबल बॉन्ड C दिखना चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड N दिखना चाहिए, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। एजो कंपाउंड में भी होता है ये, या फिर रिंग हो जाए, ये क्या हो, रिंग। दूसरा देखना है आपको चेक, ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या करोगे, देन चेक टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, अटैच्ड विद RRS, कि जो RRS है उनसे जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं वो कैसे, उनको चेक करना है। ये कैसे होने चाहिए, ठीक है, AA टाइप के एंड BB टाइप के, ये नहीं होने चाहिए, बट कि कैसे हों कि मैं ये कहूँ कि दोनों कार्बन से या दोनों एटम जो हैं वो AB टाइप के हों, इस तरह से AB एंड AB। अगर आप एल्कीन ले रहे हैं तो AB टाइप समझें, बाकी ऑक्सिम में तो आपने देख ही लिया। और तीसरा होता है कि आपको लास्ट में चेक करना है, ठीक है, लास्ट चेक रिलेटिव क्या डिस्टेंस ऑफ सेम और सिमिलर टर्मिनल ग्रुप्स। इट शुड, समझ गए बच्चों, इट शुड चेंज, मतलब ये डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए तभी। अगर ऐसा नहीं होता, मीन्स अगर हम ये कहें कि एक डिस्टेंस ये है और एक अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक ये है, मैं ये कहूं कि ये है CH3 और ये है H, ठीक है। अब यहां पर आप एक CH3 लगा दें और यहां पर एक H ले लें, ठीक है। ध्यान रखें कि ये एक प्लेनर इस तरह से है, मतलब एक ऐसे प्लेन में है, ये ग्रुप खड़ा हुआ प्लेन है, जबकि ये जो है इस तरह से है। समझ गया बच्चों कि ये ऐसे प्लेन में है, मींस इन दोनों के प्लेन में कितना है, 90 डिग्री का। तो सोचो आप कि ये डिस्टेंस अगर आप निकालो, ठीक है, और मैं इसको एक ऐसे फॉर्म में भी बना दूं CH3, ठीक है, कि अगर आप इसको ऐसे भी चेंज कर दो कि C डबल बॉन्ड C और ये क्या है बच्चों, CH3 और ये H है ना। अब आप यहाँ H कर दो और यहाँ CH3 कर दो, तो ये है हमारी L1। और सोचो कि यहाँ से ये निकाली जाए और ये क्या है, L2। तो ध्यान से देखो कि एक ग्रुप ये जो है खड़ा है बिल्कुल सीधा, जैसे आप खड़े हैं, और एक लाइन ऐसी खींचो कि जो आपके बिल्कुल आगे की तरफ चले हॉरिजॉन्टली। तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जितनी L1 है उतनी ही तो L2 है ना। मतलब यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, सॉरी, यहाँ पर एक कार्बन और रखूं, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से CH3 और ये क्या है H। तो ये जो L2 है, तो यहाँ पर L1 इक्वल टू क्या है, L2। तो आप देखो आपकी यहाँ पर जो है रिलेटिव पोजीशन नहीं बदल रही है ना दो मिथाइल ग्रुप की, वही की वही है, तो नो GI, इनमें GI नहीं हो सकता। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि हम CH3 सीधा खड़ा है, चाहे आप इस तरफ की डिस्टेंस निकाल लो तो इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ फ्लैट में ये सीधा खड़ा है और ये हॉरिजॉन्टली, तो 90 डिग्री इसमें भी दिख रहा है, 90 डिग्री, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई ना।
अब आप कैसे कह सकते हो कि इसमें GI होगा? ठीक है, और भी देख लो आप, अगर मान लो आप ये लिखा है CH3 और ये है H डबल बॉन्ड, और ये क्या है बच्चों CH3 और ये है H, ये यहाँ पर देखो L1 ले लें, ठीक है, और अब मैं इसको ऐसा लिख दूं CH3 यहाँ H डबल बॉन्ड यहाँ H और ये क्या कर दूं CH3 और ये क्या हो जाए बच्चों L2। तो यहाँ देखोगे कि L1 नॉट इक्वल टू L2, तो यहाँ पर GI क्या होगा बच्चों? पॉसिबल होगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि क्या चेंज होना चाहिए बच्चों? दो ग्रुप जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं उनकी डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। अगर वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो आप कहेंगे कि वो GI नहीं हो सकते, भले वो आपको दोनों टर्मिनल के ग्रुप आपको देख रहे हैं कि वो डिफरेंट दिख रहे थे। तो इस तरह से जहाँ पर ध्यान रखें एलीन में आएगा ऐसा कि जहाँ एलीन में 2 डबल बॉन्ड हों, 4 डबल बॉन्ड हों, वहाँ देखोगे आप GI नहीं मिलेगा। 1 होगा, 3 होगा तो उनमें GI पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। तो इस तरह से अब चाहे ऐसा भी लिख दें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 यहाँ H, ठीक है, यहाँ CH3 यहाँ H, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप ना एक ही प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि आप इनका जब स्ट्रक्चर एक्चुअल में आप देखोगे तो 3, अगर इस तरह से 2 डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, सॉरी 2 नहीं, ये 3 लगा लें हम, 3 वाले में 1 या 3, तो ऐसे होने से अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ग्रुप ऐसे आ जाएंगे, तो इसमें GI क्या हो जाएगा बच्चों? पॉसिबल होगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से पहचानना है रिलेटिव पोजीशन के बेस पर कि किन में GI होगा और किन में GI नहीं होगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं किसी भी कंपाउंड में आपको GI डिसाइड करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? एक और पॉइंट ले लूँ मैं, ठीक है, कि अगर मान लो आपको किसी भी पॉलीईन में देखना है, एक फॉर्मूला और बता दूं कि पॉलीईन, ठीक है, इनमें हम GI देखते हैं। पॉलीईन मतलब होता है कि एल्कीन हैविंग, ठीक है, 2 और मोर क्या होने चाहिए उसमें? डबल बॉन्ड्स, कि उनमें 2 और मोर डबल बॉन्ड्स हैं। ऐसे एल्कीन जिनमें 2 और मोर डबल बॉन्ड्स हैं तो उनमें GI और उसमें कितने आइसोमर्स होंगे? तो देखो पहली कंडीशन है कि अगर आपको कोई पॉलीईन दे रखा है, ठीक है, तो और जब इसमें क्या हो कि व्हेन पॉलीईन जो होगी, पॉलीईन हैज़ N डबल बॉन्ड, क्या हो बच्चों? N डबल बॉन्ड, एंड जो एंड्स होंगे, एंड्स ऑफ पॉलीईन डिफरेंट हो। समझ गए ना? तो जो GI होंगे, नंबर ऑफ, या मैं कहूँ कि नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो होंगे 2 दी पावर N, जहाँ N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या? डबल बॉन्ड ये है। बस एलीन नहीं होना चाहिए, पॉलीईन हो लेकिन एलीन ना हो। तो इस तरह से जैसे ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है बच्चों? CH2। तो GI देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ N की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 दी पावर 2, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 4। ठीक है, तो इस तरह से ये निकालेंगे जब आप क्या निकालोगे? जब दोनों टर्मिनल अलग अलग हों। सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, इस तरह से बनते हैं। तो उन्हें हमें अभी बना के देखना नहीं, देखना बाद में देखेंगे हम। दूसरा होता है कि जब क्या हो कि पॉलीईन में क्या हो? पॉलीईन जो हैं व्हेन ये होते हैं कि बोथ टर्मिनल जो हैं इसके, ठीक है, टर्मिनल ऑफ एल्कीन ये क्या हो? सिमिलर हो। सिमिलर मतलब नहीं, बल्कि कहें हम सेम, सिमेट्रिकल हो, मतलब क्या हो? ये सेम हो। तब 2 कंडीशन बनती हैं बच्चों। ए होता है कि जब n इवन हो, क्या हो बच्चों? n इवन हो।
तो आपको जी आई निकालने का फॉर्मूला लगाना है, जी आई इजक्वल टू दी पावर, समझ गए ना, n माइनस 1 प्लस टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन क्या 2, समझ गए ना। इस तरह से आपको जी आई निकाल लेना है, जहां n वही है। जैसे मान लो लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड क्या है ये CH3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 2, तो जी आई निकाल के देखो कितने आएंगे, टू दी पावर 2 माइनस 1, समझ गए बच्चों, प्लस टू दी पावर 2 माइनस 2 अपॉन क्या 2, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है जो है, तो आइसोमर्स निकालना है। फॉर्मूला ये आपके पास यूज होगा। इसको ऐसा भी लिखा सकते हैं बच्चों, देखो टू दी पावर n माइनस 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और टू दी पावर ये हो जाएगा टू दी पावर हो जाएगा n अपॉन 2 माइनस 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो चाहे इससे निकालो, इससे ये 3 आएंगे, ठीक है। जब n की वैल्यू ऑड हो, ठीक है, कि अगर आपको n की वैल्यू क्या दी गई है ऑड, तो अब आपके पास जो जी आई होंगे वो हो जाएंगे टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर n प्लस 1 बाई कितना 2। तो यहां इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या लिख दिया CH, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो यहां पर जब 3 हो गई, तो अब जी आई निकाल के देखो, तो जी आई कितने होंगे आपके पास, टू दी पावर 3 माइनस 1, समझ गए ना, कि ये हमारे पास हो गए टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस टू दी पावर, अब यहाँ पर 3 प्लस 1 बाई कितना हो गया 2, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर ये कितना हो गया बच्चों 2, ये हो जाएगा ना 3 प्लस 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4। तो अब आप लगा लो टोटल कितने हो गए, तो ये हो गए हमारे पास 4 ये 4 ए, तो कितने हो जाएंगे टोटल मिला के, आप यहाँ देखो, ठीक है। तो यही है ना फॉर्मूला, सही लिख रहा हूँ ना मैं, कि टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर, अच्छा ये गड़बड़ लिखा हुआ है, 2 मिनट रुको, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये नहीं है, 2 मिनट मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2, सॉरी, ठीक है बच्चों, इस ध्यान रखें, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से, कोई बात नहीं, तो फॉर्मूला में मेरे दिमाग से उड़ गया था, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया सही ढंग से। अब आप निकाल लो, तो यहाँ होगा जी आई कितने हो जाएंगे, देखो एक बार निकाल के, कि जी आई इक्वल टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस टू दी पावर 3 माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तो ये हो गए 4 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 6 आइसोमर। तो इस तरह से आप एक पॉलीईन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं, समझ गए बच्चों। और एक पॉइंट और बता दूं मैं, कि अगर कोई एलीन है, लास्ट ये है जी आई इन एलीन्स, कि कोई एलीन्स वो कहलाती हैं जिनमें क्या होते हैं बच्चों, एक क्यूमुलेटेड, मतलब डबल बॉन्ड लगातार होते हैं, क्यूमुलेटिव, ये पॉलीन कहलाते हैं, ठीक है, जबकि वो आइसोलेटेड पॉलीन थे, तो इस तरह कॉन्जुगेटेड पॉलीन थे, ये क्यूमुलेटेड पॉलीन होते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर एक कोई एलीन है, ऐसी एलीन हैव, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड, समझ गए बच्चों, डबल बॉन्ड, नॉट सो जी आई, बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज नॉट चेंज ओरिएंटेशन, और हम कहें कि रिलेटिव पोजीशन, सॉरी, रिलेटिव पोजीशन
ठीक है, किसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती बेटा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप। समझ गए बच्चों कि अगर आपके पास दो कोई भी ऐसी एलीन है जिसमें दो इवन नंबर में क्या है, डबल बॉन्ड। देखो जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये है हमारे पास CH3 और ये क्या है H, ठीक है। और एक हम ऐसा ले लें कि यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर क्या है बच्चों, H, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि एक ऐसा ले लें कि यहाँ पर आप ये बॉन्ड है ऐसा, एक प्लेन ऐसे समझें आप, एक प्लेन आपके पास ये है ऐसे, समझ गए ना कि ये एक प्लेन है और ये जो प्लेन है आपके पास वो ऐसा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये कितने का है, 90 डिग्री। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आपने ये डिस्टेंस निकाली, ये क्या है L1, और सपोज आपने इसको यहाँ कर दिया और यहाँ H कर दिया और ये है फिर आपके पास CH3 और H, तो सोचो ये सीधा खड़ा है प्लेन में और ये प्लेन किस तरफ चला जाए, तो ये क्या है L2, तो यहाँ पर L1 इक्वल टू क्या आएगा, L2, तो नो GI, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको देखोगे कि एलीन जो है, समझ गए बच्चों, हैविंग क्या होना चाहिए इसमें, ऑड नंबर मीन्स 1 3 5, ठीक है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड। अगर इनमें एडजेसेंट डबल बॉन्ड ऐसे हैं ऑड नंबर में, देन पॉलीइन जो होगी ये वाली, सो GI। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन बदलेगा बच्चों। देखो कैसे कि ये है आपके पास डबल बॉन्ड, ये है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपने देखा कि ये है CH3 और ये क्या है बच्चों, H। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक ही प्लेन में आ जाते हैं टर्मिनल ग्रुप। ऐसा होने से इनका स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन को कॉन्सेप्ट को देखोगे तो वो आप देखोगे कि ये जो इनका ये प्लेन है ये वाला ऐसा, और ये वाला प्लेन जो है ये जो है इस तरह से हम ऐसे समझें कि ये जो प्लेन है इनका ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से रखोगे तो ये जो दोनों प्लेन है ये 0 डिग्री पे है। ऐसे में क्या होगा कि इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी बच्चों। यहाँ से यहाँ पर आप CH3 लेंगे, यहाँ H है, अब आपके पास यहाँ H है और यहाँ पर CH3 कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सपोज आपके पास कितना था, यहाँ से ये डिस्टेंस है L1, तो अब ये जो डिस्टेंस होगी ये है L2, तो L1 नॉट इक्वल टू L2, तो उसमें GI क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा। तो इस बेस पर आपको किसी पॉलीइन में क्या देख लेना है बच्चों, GI। अगर वो GI है, इस तरह से ध्यान रखें कि अगर कोई एक रिंग आ जाती है ऐसा और फिर क्या आता है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक रिंग हो और प्लस एक क्या हो बच्चों, डबल बॉन्ड, तो नो GI, ठीक है, इसमें GI नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा दिखता है कि उसमें दो रिंग हैं ऐसी और एक डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 रिंग्स हो गई प्लस यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड है, तो GI क्या होगा बच्चों, पॉसिबल होगा। इसी तरह से लेना, एक बता दूं कि जो एक रिंग होती है बच्चों इक्वल्स टू दी डबल बॉन्ड, समझ गए ना कि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के बराबर मानी जाती है, इसीलिए एडजेसेंट, और ये कैसे होने चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट। कहाँ होनी चाहिए, एडजेसेंट। तभी ऐसा लोगे आप कि जैसे मैंने कहा आपको कि ये बना है एक ऐसा कंपाउंड है डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है, और यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, ठीक है, और एक ऐसा कंपाउंड ले लिया आपने डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ CH3 है, H है, ठीक है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, तो इसमें GI नहीं होगा, इसमें GI होगा। तो इस तरह से अब चाहे रिंग 3 कार्बन की हो, चाहे रिंग 4 की हो, चाहे रिंग 5 की हो, उनमें GI आपको बताना है। अगर GI आपने अच्छी तरह से इस तरह से बताना है, तो इससे ज़्यादा हमें अभी नीट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इस तरह से आपको
GI मैंने निकालना बता दिया। एक एलीन में कैसे पहचाने, अगर एलीन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो उसमें ऑप्टिकल होगी, और जिनमें ऑप्टिकल है उनमें जियोमेट्रिकल नहीं होगी, ये ध्यान रखें। ये हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंप्लीट देखेंगे। तो इस तरह से मैंने अभी आपको GI एक एल्कीन में, एक ऑक्सिम में इस तरह से बता दी, रिंग वाले कंपाउंड में। फिर हम इसके बाद जो GI आएगा EZ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इतना अभी आप क्लियर रखें। ठीक है बच्चों, एंड करता हूँ। थैंक यू।